आज हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 19 और 21 में उल्लिखित निहित एवं समाहित हित का अध्ययन करेंगे। किसी संपत्ति के विषय में किसी व्यक्ति का हित दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का निहित हित और एक समासित हित। निहित हित के बारे में सेक्शन 19 में बताया गया है और समासित हित के बारे में सेक्शन 21 में बताया गया है। निहित हित के सेक्शन 19 में यह बताया गया कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को तत्काल या तुरंत और समय बीत किए बिना अंतरित की जाती है तो इस प्रकार उत्पन्न किया गया हित निहित हित कहलाता है। मगर ऐसी कोई संपत्ति जो बिना समय बीत किए तुरंत उसका अंतरित कर दिया जाता है तो उस उत्पन्न किया गया हित निहित हित कहलाता है। जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति में निहित हो जाती है तो वह उसका अनन्य स्वामी बन जाता है कि उसका वो खुद ही स्वामी बन जाता है एब्सोल्युटली कि वह उस स्वामी नहीं बन सकता उसके अलावा कोई और। उदाहरण के रूप में देखेंगे, हिंदू विधि के अंतर्गत पुत्र जन्म लेते ही पूर्वज संपत्ति में हित प्राप्त करता है, यह हित निहित हित कहलाता है। जैसे हिंदू विधि में जब कोई पुत्र परिवार में उत्पन्न होता है, जैसे ही वो परिवार में जन्म लेता है उसका संपत्ति में निहित हो जाती है उसमें संपत्ति। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ए अपनी संपत्ति बी को विक्रय करता है या ए अपनी संपत्ति बी को दान में देता है। जैसे विक्रय संपूर्ण होता है या दान संपूर्ण होता है तो क्रेता अथवा दान ग्रहीता ऐसी संपत्ति में निहित हित प्राप्त कर लेता है। निहित हित के बारे में थर्ड पॉइंट है, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति में नष्ट हो जाती है तो संपत्ति के वापस जाने का लौटने का नियम लागू नहीं होता। निहित हित के बारे में ये देखेंगे कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति में नष्ट हो जाती है तो संपत्ति के वापस जाने का नियम लागू नहीं होता। संपत्ति निहित होना और ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त किया जाना ये दोनों एक चीज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति में निहित हो जाए लेकिन वह ऐसी संपत्ति का कब्जा पश्चातवर्ती तारीख पर प्राप्त करे। उदाहरण देखेंगे, ए ने अपनी संपत्ति बी को जीवन पर्यंत दे दी और उसके बाद उसके पुत्र को दे दी। बी के जन्म काल में पुत्र का जन्म हो गया। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसमें वह संपत्ति निहित हो गई। हालांकि ऐसा पुत्र उस संपत्ति का कब्जा बी की मृत्यु के पश्चात प्राप्त करेगा। अब हम समासित हित के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सेक्शन 21 में इसके बारे में उल्लेख है। जब किसी संपत्ति में किसी हित का निहित होना किसी शर्त पर आधारित हो, अर्थात किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पर आधारित हो, तो ऐसे हित को समासित हित कहते हैं। वह घटना जिस पर हित निर्भर करता है अनिश्चित होती है। उदाहरण के रूप में, ए के पास स्वयं अर्जित संपत्ति है, एक्स उसका नातेदार तो है मगर वारिस नहीं। एक्स को ए की संपत्ति कब मिले? जब ए की मृत्यु हो जाए। क्या ए अपनी संपत्ति को मृत्यु से पहले अंतरित कर सकता है? यस, कर सकता है। एक्स संपत्ति जब भी प्राप्त करेगा जब ए अपनी संपत्ति छोड़कर मरे। इसलिए ए की संपत्ति में एक्स का हित समासित हित है। क्योंकि समासित हित इसलिए है कि एक्स उसका नातेदार है और उसका वारिस नहीं है, और वारिस होता तो उसको संपत्ति उस मरने के बाद तुरंत मिल जाती। और जब एक्स अपनी संपत्ति जब भी प्राप्त करता है जब एक अपनी संपत्ति छोड़कर मरे। इसलिए एक ही संपत्ति में एक्स का हित समासित हित है कि उस घटना पर आधारित है कि जब भी वो मरेगा जब भी उसको मिलेगी। जब किसी संपत्ति में हित का प्राप्त किया जाना किसी घटना के घटने पर निर्भर है तो क्या होगा?
अगर घटना हो गई तो हित निहित हित बन जाएगा। अगर उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो हित विफल हो जाएगा। जब किसी संपत्ति में हित का प्राप्त किया जाना किसी घटना के घटने पर निर्भर है तो क्या होगा? अगर घटना हो गई तो हित निहित बन जाएगा। अगर उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो हित विफल हो जाएगा। उदाहरण के रूप में ए बी को 100 रुपये देता है। अगर वह सी से शादी कर ले, हित समासित हित है। अगर बी ने सी से शादी कर ली तो हित निहित हित बन जाएगा। अगर सी मर जाए या किसी अन्य व्यक्ति से साथ में शादी कर ले तो हित विफल हो जाएगा।